नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर सेकंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड एंड फो का मतलब होता है मित्र या फ्रेंड और फो, मित्र या शत्रु। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। तो इस यूनिवर्स पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं। ऐसी वस्तुएं होती हैं दो प्रकार की, जिसमें एक में जान होती है, एक में जान नहीं होती। मतलब एक जीवित होते हैं और दूसरा मृत। तो जीवित वस्तुओं में जरूरी नहीं है, जीवित ऑर्गेनिज्म में जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म हमको दिखाई दे। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम जिसको अपनी इस खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनके लिए एडेड आई मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। उसे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको जो है 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, लेकिन उसमें से 3 मुख्य हैं। फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड फंगी, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ होता है, इसको हालांकि इसके ग्रुप में नहीं रखा गया है, फिर भी वायरसेस। वायरसेस को इसके ग्रुप में इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि यह लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों होता है। यह मृत अवस्था में बहुत दिन तक पड़ा होता है, लेकिन जब इसके लायक कंडीशन मिलता है तो फिर से जीवित हो जाता है। तो इसलिए इसको इस कैटेगरी से हटाया जाता है, लेकिन स्टडी इसी कैटेगरी में की जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। अब सवाल ये उठता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह है, मिट्टी में है, एयर में है, वाटर में है, या फिर पशुओं में है, हम लोगों में भी है, हर जगह पाया जाता है। जैसे हमारे शरीर के इनसाइड में बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे पेट के कीड़े, वो चले आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हमारे लिए नुकसानदायक है या लाभदायक हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसकी कैटेगरी बनाते हैं। अब जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जैसे हम अपना एग्जाम्पल लें तो हमारे पेट में जो कीड़े होते हैं, तो बहुत कीड़े नुकसानदायक होते हैं, लेकिन कुछ का रहना हमारे शरीर में बहुत ही अति आवश्यक है भोजन को पचाने के लिए। तो इसलिए वो हमारे लिए फ्रेंड भी होते हैं। अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम जब चलते हैं तो सबसे पहला नाम आता है, जैसे हम दही जमाते हैं। दही जमाते हैं यानी उसको कहते हैं सेटिंग ऑफ कर्ड। सेटिंग ऑफ कर्ड में जब हम दही जमाते हैं, उसके लिए एक बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, जिसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस यह एक बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। ठीक है। उसके बाद एक हम नाम सुने हैं, यीस्ट। यीस्ट इसका बेकरी के आइटम में, यानी कि ब्रेड बनाने में, या फिर वो जो क्रीम रोल होता है, इन सब बेकरी के आइटमों के लिए यह बहुत उपयोगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको डाल के उसके जैसे आटा होता है, अगर इसको डाल दे तो आटा बहुत ज़्यादा फूल जाता है ऊपर तक। उसके बाद बेकरी के आइटम जो मतलब अगर उससे बनाना हो तो बेकरी के आइटम बहुत ही सॉफ्ट और कुरकुरे बनते हैं। इसके अलावा यीस्ट जो है वाइन और अल्कोहल बनाने में मदद मिलती है। क्योंकि यीस्ट क्या करता है, यह सिंपल शुगर को
एल्कोहल में सिंपल शुगर को एल्कोहल में चेंज कर देता है। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हम लोग गन्ने के रस को एक बोतल में भर के रखते हैं और कुछ दिनों बाद वह जो है चेंज होकर हल्का खट्टा एसिडिक रूप ले लेता है, तो उसमें हल्का हल्का एल्कोहलिक गुण आ जाता है। तो यह यीस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इसके कारण होता है। तो सिंपल शुगर को अल्कोहल में चेंज होने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन का जो सबसे पहले जो खोज किए थे वो थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन का आविष्कार किया था कि फर्मेंटेशन कैसे करते हैं। इसके लिए उन्होंने यीस्ट का उपयोग किया और यीस्ट जो है सिंपल शुगर को अल्कोहल में चेंज कर देता है। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई घाव वाव होता है शरीर पे तो उस पर हम पेनिसिलिन लगा देते हैं। एक्चुअली पेनिसिलिन जो होता है वो फंगी से बना होता है। इसके लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, वो साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपने प्रयोगों के दौरान देखा था कि जब वो कुछ फूड रखे थे, प्रयोग कर रहे थे तो कुछ दिन बाद देखे कि इसमें जो कीड़े लगे हैं वो कुछ दिन बाद ख़त्म हो गए, क्योंकि ऊपर एक बहुत ही वाइट कलर की और ऐसे धागे जैसी संरचना उग गई थी। तो इन्होंने इस निष्कर्ष पहुंचा कि अगर ये संरचना यहाँ पे उग के और कीड़ों को ख़त्म कर सकती है तो यानी कि हमारे घाव में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको भी ख़त्म कर सकता है। इसी से उन्होंने एक दवा बनाई जिसको हम लोग पेनिसिलिन बोलते हैं। पेनिसिलिनियम, उससे जो दवा बनी उसे पेनिसिलिन कहते हैं। यह फंगी का एक टाइप होता है। तो इस प्रकार हम फंगी से यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम पेनिसिलिन बनाते हैं जो हम लोग के घाव वगैरह ठीक करने के काम आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबको जो है बचपन से लेके बचपन में और कुछ बड़े होने तक इंजेक्शन लगे होंगे जिसका निशान बाएं हाथ पे होगा, यहाँ पे। ये आखिर है क्या? तो ये जो इंजेक्शन लगते हैं उसको कहते हैं वैक्सीन। और ये वैक्सीन जो है वह हमें कई प्रकार के रोगों से बचाता है, जैसे मीजल्स, चिकन पॉक्स मतलब स्मॉल पॉक्स, और इस समय और भी हेपेटाइटिस और इन सबों के ये वैक्सीन लग रहे हैं यानी इंजेक्शन लग रहे हैं। तो यह भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन जो तैयार किए थे उनका नाम था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। तो इस प्रकार से इस तमाम उदाहरणों से हम देख सकते हैं कि यह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और फ्रेंड होते हैं। इसके अलावा यह जो है सॉइल फर्टिलिटी में भी काम आते हैं। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम जो बैक्टीरिया करता है वो होता है राइजोबियम। इसका हम पहले ही पढ़ चुके हैं या कई बार बता चुके हैं। अब इसके बाद होता है ये सॉइल फर्टिलिटी तो बढ़ाता ही है, हमारे नेचर को भी क्लीन करता है। कैसे? अब आप लोग देखे होंगे कि हम बहुत सारी जैसे सब्जी के छिलके या अन्य सारे कूड़ा करकट हम ज़मीन में डाल देते हैं। अब ज़मीन पर डाल देते हैं, कुछ दिनों बाद देखते हैं कि वह एकदम जो है वहाँ से सड़ गल के मिट्टी में मिल गया। तो उसको सड़ाने, गलाने और इन सब कामों के लिए यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार होते हैं। तो इस प्रकार यह हमारे वातावरण को, एटमॉस्फेयर को क्लीन भी करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है
कि इतना सब तो हो गया, लेकिन यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हमेशा हमारे मित्र ही होते हैं? तो सवाल उठता है, आंसर होता है नहीं, यह मित्र नहीं दुश्मन भी होते हैं। कैसे? जैसे अभी बारिश का दिन है, तो हम लोगों को जो डिजीज होता है उसमें मेन डिजीज होता है बारिश के दिनों में मलेरिया, डेंगू, कालाजार। यह सब जो होता है एक बुखार के रूप में आता है और शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या को काफ़ी कम कर देता है। लेकिन यह किसके कारण होता है? तो यह भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। जैसे मलेरिया, मलेरिया सब लोग जानते हैं कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एक मच्छर है जो मादा मच्छर होती है, उसमें यह एक पैरासाइट पाया जाता है। पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम के कारण, वो प्लाज्मोडियम इस फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में होता है। जब वह किसी ह्यूमन को बाइट करती है तो वह पैरासाइट ह्यूमन के ब्लड में चला जाता है और ब्लड में यह प्लेटलेट्स और आरबीसीज को खाना शुरू कर देता है और वो उनकी संख्या हमारे ब्लड में काफ़ी कम हो जाती है, जिससे आदमी जो है बहुत वीक हो जाता है, मरने तक की नौबत आ जाती है। इसी प्रकार ये डेंगू और कालाजार भी है। इसके अलावा वाटर में बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जिसको अगर हम कंटामिनेटेड वाटर पी लें, कंटामिनेटेड मतलब होता है प्रदूषित पानी, कंटामिनेटेड वाटर का मतलब होता है प्रदूषित पानी। तो प्रदूषित पानी अगर हम पी लें तो फिर हमको डायरिया हो जाता है। डायरिया यानी हमको दस्त और लूज मोशन दोनों एक साथ होते हैं, जिससे शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है, हमारी आंखें जो हैं उलटने लगती हैं, शरीर ऐंठन होने लगता है और एट लास्ट अगर समय पर उसका इलाज न किया गया तो आदमी मर भी सकता है। तो वह भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही हुआ। इसके बाद जैसे सर्दी खांसी ये सब होता है एक आदमी से दूसरे आदमी को, यानी एक कम्युनिकेबल डिजीज में आता है, ये होता है, यह भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यह हमारे मित्र नहीं बल्कि शत्रु भी होते हैं। अब कई टाइप से हम फूड को प्रिजर्व करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए। उसमें जो होता है फूड से प्रिजर्वेशन के लिए कॉमन साल्ट, शुगर, विनेगर इनका यूज करते हैं। कॉमन साल्ट, शुगर, विनेगर। जैसे जब आम के अचार बनाए जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हल्दी और नमक मिला के पहले रखा जाता है। वह क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरियल फंगस ना लगे, बैक्टीरिया या फंगस ना लगे, इसलिए वो कॉमन सॉल्ट में रखा जाता है। शुगर से भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाव किया जाता है, इसलिए शुगर का भी प्रयोग किया जाता है। विनेगर यानी कि सिरका, अचार में आप लोगों ने सिरका डालते हुए देखा होगा। यह लंबे समय तक अचार को अच्छा रखने में मदद करता है। इस प्रकार फूड प्रिजर्वेशन का जो तरीका होता है हम इस तरह से करते हैं ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसका कोई भी प्रभाव न पड़ने पाए। इसके बाद स्टोरेज और पैकिंग। स्टोरेज और पैकिंग जैसे कि मान लीजिए कुरकुरे और ये सब जो आप खाते हैं फास्ट फूड, हालांकि नहीं खाना चाहिए, उसमें देखते हैं कि एयर होती है, जब उसे हम फाड़ते हैं तो एयर निकलती है। उसी एयर के कारण उसके अंदर जो भी फूड मटेरियल होते हैं वह कुरकुरे और ताज़ा होते हैं। नाइट्रोजन, मोस्टली नाइट्रोजन एयर होती है। तो हम फूड प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद होता है कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। तो नाइट्रोजन साइकिल
को इस प्रकार से देख सकते हैं कि मान लीजिए ये नाइट्रोजन के कंपाउंड है जो इसमें ज़मीन के अंदर पड़े हुए हैं। अब ये नाइट्रोजन कंपाउंड जो है ये नाइट्रोजेनस मटेरियल दिए। पहले देखिए इससे जो है प्लांट उगे, इसको लेके प्लांट को कोई एनिमल खाया, एनिमल ने नाइट्रोजेनस यानी कि मान लीजिए वह यूरिनेशन करता है, यूरिन सिक्रेट करता है। यूरिन में नाइट्रोजन होता है और एक्सक्रीशन उसका होता है, उसमें भी होता है। अब यह मिट्टी में मिला, फिर ये नाइट्रोजन यहाँ से ऑक्साइड्स उसके कंपाउंड्स बने, कंपाउंड से फिर ये प्लांट लिया, ये तो एक हो गया। फिर यहाँ से यह जो है एटमॉस्फेयर में भी जाता है और एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड से एटमॉस्फेयर, बैक्टीरिया जो है इसको टर्न करता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में यह गैसियस फॉर्म में होती है। गैसियस फॉर्म से फिर जब ये लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग होती है या लाइट आती है, उसके थ्रू ये फिर जो है या फिर जो बारिश वगैरह होती है, ये सब जो नेचुरल फेनोमिना इस तरह से कर लीजिए, नेचुरल जो फेनोमिना होता है, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उसके थ्रू ये फिर अर्थ पे आता है और अर्थ से फिर ये नाइट्रोजन फिर प्लांट के द्वारा ऊपर, एनिमल के द्वारा ऐसे आता हुआ यह एक साइकिल बनाता है। फिर से समझिए, नाइट्रोजन जो अर्थ में फिक्स होता है, यह कई एक कारणों से होता है। उस कारणों में बैक्टीरिया भी मौजूद होता है जो नाइट्रोजन को एयर से लेके और सॉल्युबल फॉर्म में निकाल के अर्थ में रखता है। वो तो थोड़े मात्रा में होता है, फिर भी इसके नाइट्रोजन के कंपाउंड को मान लीजिए इसको लेके प्लांट अपना ग्रोथ करता है, प्लांट को एनिमल खाता है, एनिमल जो सिक्रेट करता है, फिर उससे नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं, वो इसमें आके मिल जाते हैं। तो यह एक साइकिल हो गई। इसके बाद बैक्टीरिया इसे जो है ले जाके एटमॉस्फेयर में टर्न करते हैं तो यह जो है गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रहता है। फिर जब लाइटनिंग या नेचुरल फिनोमिना होता है तो यह जो है उसके रूप में आके अर्थ में फिर मिल जाता है और इस प्रकार से यह जो है एक